अपनी अकाउंटिंग रेशियोज जो है वो 12th अकाउंटिंग की 3rd बुक का चैप्टर है और आपका एक 4 मार्कर क्वेश्चन आना है और एक 1 मार्कर क्वेश्चन इस पेपर से सेट होना है, इस चैप्टर से सेट होना है एक्चुअली। सो इस चैप्टर में बेसिकली फॉर्मूलाज हैं जिन्हें आपने लर्न करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। फॉर्मूलाज के लिए आपको बैलेंस शीट क्लियर होनी चाहिए, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सो जो हमारा पहला रेशो होता है अकाउंटिंग रेशो में, दैट इज योर लिक्विडिटी रेशो। हमारे 2 लिक्विडिटी रेशो हैं, मैं साथ साथ शेयर भी कर रही हूँ, फॉर्मूलाज भी मैं साथ के साथ शेयर कर रही हूँ। तो लिक्विडिटी क्या होती है कि फर्म की हमें फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। भाई देखो, फर्म को डे टू डे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम्स भी जनरेट करते हैं। तो बेसिकली लिक्विडिटी रेशो में हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को कंसिडर कर रहे हैं और वी आर जस्ट चेकिंग कि हमारी जो फर्म है, जो हमारी कंपनी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को फुलफिल करने की है भी कि नहीं है। तो हमें चेक करने के लिए हमें करंट एसेट्स का भी डेटा चाहिए, करंट लायबिलिटीज का भी डेटा चाहिए और उसको हमें एनालाइज करना है। तो हमारा जो लिक्विडिटी रेशो का जो फर्स्ट रेशो होता है दैट इज अ करंट रेशो। बहुत इजी सा रेशो, आता भी काफी है। करंट रेशो का हमारा फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अगर आपकी करंट एसेट्स फॉर एग्जांपल जब आप रेशियो निकालते हैं तो फ्रैक्शन में निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी करंट एसेट्स आती हैं 2 लाख रुपीज और आपकी करंट लायबिलिटी आती है 1 लाख रुपीज, तो आपका रेशियो बन गया 2:1। 2:1 इज अ गुड रेशियो। इसको समझना बहुत जरूरी है कि जो आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और आपका जो एक्सटर्नल पेपर होगा उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। 2:1। अब इस चीज को समझिए क्या है, इसको एनालाइज करना है कि यानी कि हमारे जो करंट एसेट्स हैं वो 2 टाइम्स है एज कंपेयर टू अवर करंट लायबिलिटीज। यानी हम डबल एक्सपेंसेस भी होते हैं ना तो भी फुलफिल करने के लिए तैयार थे। यानी हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन इज ओके इफ इट इज 2:1। 2:1 फॉर करंट रेशियो, इट इज एन आइडल रेशियो। हाँ, अगर हम कहते हैं कि हमारा फॉर एग्जांपल जो रेशियो आता है 1.5:1 आ जाता है या 1:1, दैट इज नॉट गुड फॉर अस कि हमारी करंट लायबिलिटी भी 1 लाख रुपए, हमारी करंट एसेट्स भी 1 लाख रुपए। भाई अभी तो हम कुछ भी हमारे पास कुछ कैश ही नहीं बचेगा फिर। तो ये चीज है, हमारे पास कोई कैश एट बैंक ही नहीं होगा, जितना पैसा था सारा का सारा करंट लायबिलिटी में ही एग्जॉस्ट हो गया। तो आपके लिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में अगर आपका रेशो करंट रेशो 2:1 आ रहा है, दैट इज एन आइडल रेशो फॉर यू। 3:1, 4:1, 5:1 ऑल आर गुड फॉर यू, बट लेस देन 2:1 इज नॉट एन आइडल रेशो। आपको जब आपका न्यूमेरिकल आता है तो उसका आइडल रेशो आपको बताना है। अब हमारी जो करंट एसेट्स आती हैं, लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स में क्या क्या चीज कवर होंगी, ये चीज बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, करंट एसेट्स आपकी होती हैं करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज जो आपके पास स्टॉक है, लेकिन ये ध्यान रखना है स्टॉक में किसी भी तरीके का लूज टूल स्टोर्स और स्पेयर्स ये आपने कंसिडर नहीं करने, वो आपको डिडक्ट करने इफ इट इज गिवन। ट्रेड रिसीवेबल में आपके सन्ड्री डेटर्स और आपके बिल्स रिसीवेबल कंसिडर होंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, चेक इन हैंड, ये सारी चीजें आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएंगी। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स, तो ये सारी चीजों का सम लेंगे तब आप रेशियो निकालेंगे। इसी तरीके से आपकी जो करंट लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी में आएंगी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक ड्राफ्ट इज अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ट्रेड पेबल होते हैं आपके बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर्स। अदर करंट लायबिलिटी में भी किसी भी तरीके के आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं या आपके कोई एक्रूड इंटरेस्ट है या आपका कोई अनक्लेम्ड डिविडेंड है और आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये सारी करंट लायबिलिटीज को आपको कंसिडर करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दिक्कत क्या आती है बच्चों को, दिक्कत यही आती है कि करंट एसेट्स में क्या जाएगा, करंट लायबिलिटीज में क्या जाएगा। ये मैंने दे दिया और मैं साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रही हूँ। आप इस फॉर्मूले को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। एक्चुअली ये डायरेक्ट भी न्यूमेरिकल आ जाता है और इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि आपको कुछ सिचुएशन दी जाएगी और आपको एनालाइज करने को बोला जाएगा कि वेदर कंपनी सोल्वेंसी पोजीशन इज गुड और नॉट, कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जो फर्म की है, आर दे एबल टू पे देयर लायबिलिटी
or not, or 2:1 should be the ideal ratio that has to be maintained. If it is not maintained, तो what should be done? तो इस तरीके के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, तो उस पर वर्क करना है। अब लिक्विडिटी रेशियो पे हमारी बात हो रही थी, ये तो मैंने बात की आपसे करंट रेशियो की। दूसरा होता है आपका लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो कह लो, या आप इसको बोलते हैं हम एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, या हम इसको क्विक रेशियो भी बोलते हैं। तीन नेम है, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। इसका जो फॉर्मूला होता है लिक्विड एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब जो वर्ड आ गया लिक्विड एसिड्स, लिक्विड एसिड्स में मोस्टली हमारी जो करंट एसिड्स थी उसमें से आपको इन्वेंट्रीज डिडक्ट कर देनी है, किसी भी तरीके की इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक, और आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये दोनों चीजें आपको डिडक्ट करनी है। दोबारा सुनिए, लिक्विड रेशियो के लिए आपको लिक्विड एसिड चाहिए, लिक्विड एसिड्स के लिए करंट एसिड्स लेस इन्वेंट्रीज, लेस प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड लेस एडवांस टैक्स इफ इट इज मेंशन्ड। अब हम इन्वेंट्रीज को हटा क्यों रहे हैं? क्योंकि लिक्विड रेशियो हम चेक कर रहे हैं, हम अपनी ऑन द स्पॉट हम चेक कर रहे हैं कि हमारी फर्म की लिक्विड पोजीशन क्या है, इधर वी आर एबल टू रीपे द करंट लायबिलिटीज और नॉट। तो इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री क्यों कंसिडर नहीं हो रहा है? रीजन बिहाइंड कि इन्वेंट्रीज को कन्वर्ट होने में, कैश में कन्वर्ट होने में 15 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, और 3 महीने भी लग सकते हैं, और 1 साल भी लग सकता है। जरूरी नहीं है ना कि आपका स्टॉक एकदम से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो वो लिक्विड एसिड का पार्ट कभी नहीं होता, क्योंकि स्टॉक को कन्वर्ट करने में, कैश में कन्वर्ट करने में इट टेक्स टाइम, दैट्स व्हाई। तो आप इसीलिए लिक्विड एसिड्स कंसिडर करते हुए इन्वेंट्रीज को कंसिडर नहीं करेंगे। ये एक आपके लिए पॉइंट हो गया। करंट लायबिलिटीज वैसे ही कंसिडर करनी है जैसे मैंने अभी पीछे बताई हैं। तो हमारा ये ध्यान रखना है कि जो हमारा एसिड टेस्ट रेशियो आता है, एसिड टेस्ट रेशियो 1:1 इज एन आइडल रेशियो, क्योंकि हमें पता है कि हमारी अभी स्टॉक पड़ा हुआ है, वो बिका नहीं है। तो हम ये लेके चलते हैं कि 1:1 इज एन आइडल रेशियो, 1.5:1 आ जाता है, 2:1 आ जाता है, ऑल आर गुड, बट लेस देन 1:1 इज नॉट गुड फॉर द फर्म, नॉट गुड फॉर द कंपनी। क्यों? आप अपनी लायबिलिटीज को ही रीपे नहीं कर पा रहे अपनी करंट एसेट से, तो आपकी सोल्वेंसी पोजीशन, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन इज नॉट गुड। तो ये क्वेश्चंस एनालाइज करने को आएंगे, तो आपको ये आना चाहिए। बहुत ही इजीएस्ट रेशियो है, अगर आप इसके 10 से 15 क्वेश्चन भी कर देंगे, अगर आप बुक में देखेंगे डीके गोयल में या टीएस ग्रेवाल में 25 से 30 क्वेश्चन करंट रेशियो और क्विक रेशियो पे मिलेंगे, तो सारे करने पड़ेंगे, तब जाके एक रेशियो परफेक्ट होता है, और गलत तो करना ही नहीं है। थैंक यू। आजकल हम अपनी थर्ड बुक पे फोकस कर रहे हैं अकाउंटिंग की क्लास 12th के लिए, और अकाउंटिंग रेशियोज पे सीरीज चल रही है। करंट रेशियो और क्विक रेशियो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नाउ द सिचुएशन इज फॉर सोल्वेंसी रेशियो। अब आपके जो सोल्वेंसी रेशियो होते हैं, देयर आर 4 रेशियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज आई कैन से। फर्स्ट इज डेट इक्विटी रेशियो, सेकंड इज प्रोप्राइटरी रेशियो, थर्ड इज टोटल एसेट टू डेट रेशियो, एंड फोर्थ इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो एक एक करके हम लेते हैं। पहला है आपका डेट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला बड़ा ही आसान है डेट इक्विटी रेशियो का, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। अभी जो डेट हम कंसिडर कर रहे हैं, ध्यान से सुनेगा, ये डेट होते हैं लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यानी कि लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एंड लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट आपके टर्म लोन्स भी हो सकते हैं, आपके डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, बट डेट शुड बी लॉन्ग टर्म, यानी जिनका रीपेमेंट आपको मोर देन 12 मंथ्स में आपको करना है। तो ये सारे के सारे डेट आपके कवर होंगे जो आपको इस फॉर्मूले में चाहिए। दूसरा डिवाइडेड बाय, अब हमारा जो फॉर्मूला है डेट इक्विटी रेशियो का, डेट इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आते हैं, ध्यान से देखिए। जब बैलेंस शीट हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला कंपोनेंट आता है हमारा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर हमारी 3 चीजें आती हैं। पहली शेयर कैपिटल, वो इक्विटी शेयर कैपिटल भी हो सकती है, वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो सकती है। सेकेंड आइटम रिजर्व एंड सरप्लस, किसी भी तरीके का रिजर्व हो, जनरल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, और बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट शुड बी अ क्रेडिट बैलेंस। ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं आपके रिजर्व एंड सरप्लस के कंपोनेंट्स हैं।
और जो तीसरी चीज होती है हमारी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, वो ऐसे ही आपको बैलेंस शीट में गिवन होगा। तो तीनों वैल्यूज को, तीन तो नहीं होंगे, ये काफी सारे कंपोनेंट हो जाएंगे, इन सबको एग्रीगेट करेंगे और फॉर्मूले में यूज करेंगे। अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज अ डेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी और डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। अब इसको एनालाइज करना है, जितना कम रेशो आएगा उतना फर्म के लिए अच्छा है। रीजन बिहाइंड, फर्म पे डेट कम होने चाहिए, इक्विटी जितनी ज्यादा हो कम फर्म की या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन उतनी ही अच्छी होती है, क्योंकि इक्विटी आपकी अपनी है, कैपिटल है आपकी, आपके रिजर्व एंड सरप्लस मेंटेन्ड है। अब डेट जितने ज्यादा होंगे तो उतना फर्म के लिए अच्छा नहीं रहेगा। रेशो अगर आपका आ जाता है 7:1, भैया खतरे में है, रिस्की है कंपनी आपकी। रीजन बिहाइंड के सारा का सारा बिजनेस तो डेट से ही फाइनेंस हो रहा है। डेट्स आर मोर, डेट टॉप पे है, डेट इज ए न्यूमरेटर एंड इक्विटी इज ए डिनोमिनेटर। तो हमेशा अगर हमारा, हम कहते हैं कि 0.6:1 आ रहा है तो अच्छा है पोजीशन हमारे लिए। इक्विटी शुड बी मोर, शेयर होल्डर फंड शुड बी मोर और आवर डेट शुड बी लेस, दैट इज द गुड फॉर द फर्म। अगर आपका बिजनेस डेट से ही फाइनेंस होके चल रहा है तो ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट पार्ट आपके ऊपर एक लायबिलिटी है और अगेन आपकी लायबिलिटी बढ़ती जाती है। तो एनालाइज करना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। ये है आपके इस रेशो का पार्ट। अभी मैं और भी रेशोज ले रही हूं। आपका जो दूसरा रेशो बनता है सॉल्वेंसी रेशो का, दैट इज अ प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो का जो फॉर्मूला है दैट इज शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। शेयर होल्डर्स फंड्स में आपके क्या क्या आएंगे? शेयर कैपिटल, सेकेंड आइटम आपकी आएगी रिजर्व एंड सरप्लस, सारे के सारे रिजर्व जो मैंने अभी डिस्कस किए, और जो तीसरी आइटम आपकी बनती है शेयर्स इशूड अगेंस्ट, नहीं शेयर वारंट्स एक्चुअली। ये तीन आइटम आपकी कवर होंगी। ये तीनों आइटम का एग्रीगेट करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, जिसके अंदर सारी एसेट्स आ जाएंगे, यानी पूरी एसेट्स बैलेंस शीट की आपकी एसेट साइड, जिसमें नॉन करंट एसेट्स भी और करंट एसेट्स भी। नॉन करंट एसेट्स कौन सी हुई? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, आपकी गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। और इसी तरीके से आपकी करंट एसेट्स क्या हुई? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स पे, रिसीवेबल, डेटर्स, आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे आपके करंट एसेट्स हुई। तो इसका आप एग्रीगेट लेंगे और आप इसका रेशो निकाल लेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसके केस में हायर विल बी द रेशो गुड फॉर द फर्म, यानी हायर प्रोपोर्शन ऑफ शेयर होल्डर्स फंड इन financing the total asset is a positive feature as it provides security to the creditors। यानी जितना ज्यादा रेशो आएगा प्रोप्राइटरी रेशो आपके लिए अच्छा है। इससे पहले जो मैंने डिस्कस किया था वो मैंने डेट इक्विटी रेशो डिस्कस किया था। दोनों का डिफरेंस देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत आते हैं। प्रोप्राइटरी रेशो तो बोर्ड का प्यारा रेशो है जो हर साल मैं देखती हूँ कि आता ही है। Your next solvency ratio is टोटल एसेट टू डेट रेशो। जैसे जैसे लिखा है देखो, टोटल एसेट टू डेट रेशो, यानी आपका न्यूमरेटर विल बी टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट, और ये जो डेट होंगे दैट इज अ लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, टोटल एसेट्स में आपकी सारी नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स सब कवर होंगी, यानी आपकी बैलेंस शीट के जो एसेट साइड है उसका पूरा टोटल आ जाएगा। ठीक है जी। डेट में आपको क्या कवर करना है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में सारे लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स, टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट, जो भी लॉन्ग टर्म आपकी बोरोइंग्स हैं वो सारी कवर होंगी, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी। बैलेंस शीट को समझना बहुत जरूरी है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर होता है, अगर वो समझ में आ जाती है तो आगे के सारे चैप्टर्स आपको समझ आने लगते हैं। इस चीज पे आप फोकस करिएगा ध्यान से। तो ये फॉर्मूला भी बहुत ही इजी है, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट, और हायर विल बी द रेशियो गुड फॉर द फर्म, क्योंकि हम ये कहते हैं कि अगर हमारा हायर रेशियो आता है विच इंडिकेट्स दैट एसेट्स हैव बीन मेनली फाइनेंस्ड बाय द ओनर्स फंड, यानी जितना ज्यादा रेशो आएगा, यानी जितनी ज्यादा एसेट्स है, तो हम ये लेके चलते हैं कि बिजनेस में ओनर का फंड ज्यादा लगा हुआ है रेदर देन डेट। तो हायर रेशो विल बी द गुड इन दैट केस। 7:1, 5:1, 3:1, that is a good indicator for the company. Your last ratio for solvency ratio is interest coverage ratio. ये भी बड़ा प्यारा सा रेशो है, बड़ा दिया जाता है। इसमें बेसिकली हम क्या चेक कर रहे हैं? देखिए, हमारा बिजनेस जो होता है, इधर हम अपनी कैपिटल यूज कर रहे होते हैं या हमने अपने फर्म को थ्रू डेट,
यानी हमने लोन लिया है या थ्रू डिबेंचर हम बिजनेस को रन कर रहे होते हैं। तो जो हमें चेक करना है कि जो हमारा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है कि हम उस प्रॉफिट से ईदर वी आर एबल टू डिस्चार्ज आवर इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन और नॉट, और हमें चेक करना है कि किस लेवल पे हैं हम इस टाइम पे। कैसे चेक होगा? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ध्यान रखिएगा, आपको जो नेट प्रॉफिट गिवन होगा वो कौन सी सिचुएशन पे गिवन है, आपको जो फॉर्मूले में लगाना है दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी अगर इंटरेस्ट और टैक्स कंसिडर करने के बाद आपको नेट प्रॉफिट गिवन है तो आपको वापस एड बैक करने पड़ेगी इंटरेस्ट की वैल्यू और टैक्स की वैल्यू टू रीच एट द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये आपसे कराया जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, आपको उसको डिवाइड किससे करना है? जो आपका इंटरेस्ट पे पार्ट है। इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट किस पे देते हैं आप? या तो टर्म लोन पे आप इंटरेस्ट दे रहे होंगे या आप डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट दे रहे होंगे, तो दोनों पे आपको इंटरेस्ट निकाल के क्वेश्चन में देखना है आपको कौन सी सिचुएशन है। हो सकता है सिर्फ टर्म लोन ही हो सकता है आपके पास डिबेंचर्स भी हो, तो उनका जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो टोटल कैलकुलेट करोगे। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट 10,000 रुपए आ रहा है और आपका 1 लाख रुपए प्रॉफिट आ रहा है, तो भैया आपके इंटरेस्ट को 10 टाइम्स आप रीपे कर सकते हो, क्योंकि टॉप पे क्या आना है? प्रॉफिट। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मैंने कंसिडर किया, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट 10,000, तो हमारा जो रेशियो बन के आया इट टाइम्स में आता है, यानी 10। आपकी वैल्यू आई 10, दिस इज टर्म्ड एज 10 टाइम्स, यानी आप अपने इंटरेस्ट की पेमेंट अपने प्रॉफिट से 10 टाइम्स रीपे कर सकते हो। तो आपके लिए बहुत अच्छा है। 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 6 टाइम्स, 5 टाइम्स, दिस इज गुड। यानी आप आपकी जो फर्म की सोल्वेंसी पोजीशन है, यू आर एबल टू रीपे द इंटरेस्ट पार्ट आउट ऑफ योर प्रॉफिट एंड यू आर हैविंग सफिशिएंट प्रॉफिट। अब आपका इक्वल आ जाता है या आपका 2:1 आ जाता है, तो इसे हम कंसिडर नहीं करते कि दिस इज अ गुड फॉर द बिजनेस। सिर्फ आप इंटरेस्ट अपना 2 टाइम्स ही पे कर पा रहे हो, 5, 6, 7, 8, 9, दैट इज अ गुड हम कह सकते हैं रेशो अगर आपकी फर्म का डिनोट होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में। थैंक यू। हेलो ऑल, दिस इज विभूति खन्ना फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आजकल हम अकाउंटिंग रेशियोज पे वर्क कर रहे हैं और मैंने अपने लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो तो क्लियर कर दिए हैं, साथ साथ मैंने आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी कवर कर दिया। अब हमारा जो एक रेशियो बचा था दैट इज एन एक्टिविटी रेशियो। बेसिकली 4 एक्टिविटी रेशियोज हैं आपके सिलेबस में, जिसमें एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो ये 4 आपको रेशियोज करने हैं और फॉर्मूलाज ही हैं बेसिकली। तो थोड़ा सा सिग्निफिकेंस में डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिविटी रेशियो में हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली जो हमारे बिजनेस में जो वर्किंग हो रही है, जो एक्टिविटी हो रही है, वो कितनी जल्दी हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में यानी सेल्स में कन्वर्ट हो रही है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो जितना ज्यादा हमारा रेशो रहता है उतना हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, जितना लो रेशो रहेगा उतना हमारी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। तो हम ये लेके चलते हैं। पहला जो हमारा रेशो आता है इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ये भी काफी पूछा जाता है आपसे। इसका फॉर्मूला होता है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। COGS मींस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आपने 11th में भी कॉस्ट निकाली है। कॉस्ट कैसे निकलती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। एक आपका फॉर्मूला ये होता है। दूसरा एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो इससे भी आप COGS निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है आपको डेटा कैसा दिया हुआ है। तो आपको इजी है, टफ नहीं है ये रेशो। तो COGS निकालेंगे डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो जितना ज्यादा आपका रेशो आएगा उतना आपकी कंपनी के लिए अच्छा है। क्यों? इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा रेशो है, यानी जो आप अपना प्रोडक्ट फिनिश गुड्स रेडी कर रहे हैं वो बहुत जल्दी आपका कन्वर्ट हो रहा है इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स में। तो बहुत जल्दी अगर कन्वर्ट होता है तो ऑब्वियसली आपका स्टॉक बेकार नहीं हो रहा है, जल्दी आपका सेल हो रहा है और आपकी फर्म के लिए, कंपनी के लिए ये बहुत ही गुड पोजीशन आपके लिए हो जाती है। तो ये रेशो कई तरीके से आता है, एप्लीकेशन बेस्ड भी, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। तो आपको किसी भी फॉर्म में आए फॉर्मूला सिर्फ यही लगाना है, इजी सा फॉर्मूला है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इस पे वर्क करना है और आपके कम से कम 15 से 20 न्यूमेरिकल इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।
अब जो हमारा नेक्स्ट रेशो है दैट इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट क्रेडिट रेवेन्यू यानी कि नेट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। हमें यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स ले रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, आपके डेटर्स होते हैं और साथ ही साथ आपके बिल्स रिसीवेबल होते हैं, इनका समेशन होता है। ठीक है जी। अब नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो हम फॉर्मूले में ले रहे हैं, नेट सेल्स है आपकी, ठीक है, आपने नेट सेल्स की है, कितनी जल्दी आपकी जो नेट सेल्स है, जो नेट क्रेडिट सेल्स है, वो कन्वर्ट हो रही है इन कैश, दैट मैटर। जितनी जल्दी आपकी कन्वर्ट होगी कैश में, आपकी कंपनी के लिए उतना अच्छा है। आज आप क्रेडिट कर रहे हो, क्रेडिट सेल कर रहे हो और आपकी 10 दिन में अगर आपकी पेमेंट आ जाती है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो वही चीज है, तो फॉर्मूला है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है जी। आपने नेट सेल्स ली, नेट क्रेडिट सेल्स ली, डिवाइड किया उसको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालेंगे, बिल्स रिसीवेबल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ बिल्स रिसीवेबल और प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ डेटर्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डेटर्स डिवाइडेड बाय 2। तो आपको ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आएगा और इसे आपने फॉर्मूले में पुट करना है, तो आपका एक रेशियो निकल के आएगा। इसके बाद इसी रेशो में एक और फॉर्मूला लगाना होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड, कि हमारा जो कैश रियलाइज हो रहा है वो कितनी जल्दी हो रहा है। वो हो सकता है मंथ्स में निकल आए, वो हो सकता है आपका डेज में निकल के आए। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का जो आपका फॉर्मूला होता है मंथ्स ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, यानी टर्नओवर रेशियो से अगर हम डिवाइड करते हैं अपने 12 मंथ्स को तो हमें पता चल जाता है कि हमारा जो कलेक्शन है, जो हमें पैसा मिलेगा वो 2 महीने में, 3 महीने में या 15 दिन में या 20 दिन में मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप मंथ्स लगा रहे हो, मंथ से डिवाइड कर रहे हो तो आपका मंथ्स में आंसर आएगा। ऐसा भी हो सकता है अगर आपका आंसर मंथ्स में फ्रैक्शन में आ रहा है, प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो मंथ्स की जगह आप डेज ले लीजिए, 365 डेज डिवाइडेड बाय अपना ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो आपको डेज में आंसर आ जाएगा कितनी जल्दी आपका कैश रियलाइज हो रहा है, कितने दिन में आपके डेटर से या आपके ट्रेड रिसीवेबल से पेमेंट आ रहा है, वो भी इसमें आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ 2 फॉर्मूले आपको लगाने होंगे, आपको एक तो रेशियो निकालना है, दूसरा स्टेप आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड भी निकालना है, कितने दिन में हमारा पैसा आ रहा है, ये आपने वर्क करना है इस रेशियो में। आपका जो नेक्स्ट रेशियो है दैट इज ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, पहले ट्रेड पेबल समझिए। ट्रेड पेबल्स क्या है, आपके क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, दोनों चीजों का जो सम होता है वो आपका ट्रेड पेबल्स है। आपने क्रेडिट में परचेज किया है, आपको सप्लायर ने क्रेडिट पीरियड दिया है जिनसे आपने रॉ मटेरियल बाय किया है, ये तो हुआ पॉइंट। ठीक है, हमारा फॉर्मूला बिल्कुल जैसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का था, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। नेट क्रेडिट परचेज यानी आपने जो क्रेडिट में रॉ मटेरियल बाय किया है वो लेंगे, उसको आप डिवाइड करेंगे एवरेज ट्रेड पेबल से। ट्रेड पेबल्स क्या हुए आपके, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो एवरेज ट्रेड पेबल लेना है, यानी आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज आपने निकाल लिया। ठीक है, इससे आपने निकाला रेशो। रेशो निकालने के बाद एक और चीज आपको निकालनी है कि ये एवरेज पेमेंट पीरियड, वहां हमने कलेक्शन पीरियड निकाला था, यहाँ हम पेमेंट पीरियड निकाल रहे हैं, कितनी जल्दी जल्दी हम पेमेंट कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ मंथ्स, कुछ भी ले सकते हैं आप, डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी जल्दी पेमेंट कर पा रहे हो। हायर विल बी द रेशियो दैट विल बी गुड, क्योंकि अगर आपका हम कह सकते हैं कि लोअर ट्रेड पेबल रेशियो आ रहा है तो इसका मतलब सप्लायर आपको बहुत लंबा क्रेडिट पीरियड दे रहा है, वो आपकी फर्म की रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है। कि अब ठीक है आपने माल लिया, अब जल्दी जल्दी रीपे कर पा रहे हैं, दैट इज गुड फॉर द यू। अगर आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या आपको सामने वाले ने क्रेडिट पीरियड काफी ज्यादा दिया है, तो ये रेपुटेशन पे पॉइंट आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि लोअर ट्रेड पेबल रेशियो मींस क्रेडिट अलाउड बाय द सप्लायर इज फॉर लॉन्गर पीरियड और इट में रिफ्लेक्ट डिलेड पेमेंट टू द सप्लायर व्हिच इज नॉट अ गुड पॉलिसी for the company, that we have to give as a significance, क्योंकि significance देना बहुत जरूरी है और आपसे वायवा में ये significance ही पूछे जाने हैं। मैं जितनी भी वीडियोस हैं सिर्फ फॉर्मूले नहीं, हर एक कॉन्सेप्ट का significance भी आपको बता रही हूँ। थैंक यू।
योर लास्ट एक्टिविटी रेशियो इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, पहले तो ये समझिए। वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो पहले आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज पता होनी चाहिए। बैलेंस शीट चैप्टर खोलिए और वहां से करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को अच्छे से रिवाइज कीजिए, ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा, जो हमारा फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब कि नेट सेल्स, मतलब कि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करके। तो आप ये रेशियो अप्लाई करेंगे और इस रेशियो में भी यही है, हायर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज अ गुड साइन बिकॉज इट सिग्निफाइज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। एंड अगर आप एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, इससे हम कह सकते हैं कि हमें हायर लिक्विडिटी मिल रही है। हायर लिक्विडिटी मिल रही है तो हमारा बिजनेस तो प्रॉफिटेबल चल रहा है। तो दैट थिंग यू हैव टू कंसिडर, हायर रेशियो विल बी द गुड साइन फॉर द business, that is the working capital turnover ratio, sales divided by net sales divided by वर्किंग कैपिटल। बहुत ही इजी सा रेशियो है, ये हो जाता है। एक रिक्वेस्ट है सबसे कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं बोलती रहती हूँ, आप ही के ये वीडियोस काम आएंगी। और ये आपको, ये जो मेरी 4 वीडियोस आई हैं रेशियोज के ऊपर, आप अपने वाइवा से पहले और मैं ये बोलूंगी एग्जाम से पहले अगर एक बार सुन के जाएंगे तो एक बार मेमोराइज हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक हम कर नहीं पाते और दिक्कत आती है सिग्निफिकेशन में बच्चों को कि पता नहीं चलता हायर अच्छा है या आपका लोअर अच्छा है। तो एक बार आप सुनेंगे तो ये सारा क्विक रिकैप आपको मिल जाएगा। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू। नेक्स्ट रेशियोज आज जो मैं डिस्कस कर रही हूँ दैट इज अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आपके कौन से होते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, आपका नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये 5 आपके कवर होने हैं, पहली चीज। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो होता है आपका, आपने अगर 11th का याद हो तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया था जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते थे। तो वैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर भी कैलकुलेट करना है। छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिएगा। अगर थोड़ा सा रिकैप देते थे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता था, डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस परचेज रिटर्न, फिर आपके आते थे सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड पे आपका आता था सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और आपका आता था क्लोजिंग स्टॉक। तो आप क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट साइड की वैल्यू माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे, वही ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। रेशियो क्या है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यहाँ वर्ड आ रहा है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये आपकी नेट सेल्स ही है। नेट सेल्स कौन सी? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 100, दैट्स इट। ये आपको करना है और जितना ज्यादा आपका रेशो आए, ऑब्वियस सी बात है ग्रॉस प्रॉफिट इज अ प्रॉफिट मार्जिन, और जितना ज्यादा रेशो आए उतना रेशो आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल भी है और दैट इज अ गुड पोजीशन फॉर द कंपनी टू। थैंक यू। योर नेक्स्ट रेशियो इज नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट जैसे 11th में ही कैलकुलेट किया था, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं फिर नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो मैं बोलूंगी कि एक बार अच्छा 11th की अपनी बुक निकाल के 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना है क्या क्या आइटम्स आती हैं। ठीक है जी, फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है आपकी? नेट सेल्स, यानी कि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब ये जो रेशो है आपके बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन रिफ्लेक्ट कर रहा है, ओवरऑल एफिशिएंसी लेवल रिफ्लेक्ट कर रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सिर्फ आपकी सेल्स को कंसीडर कर रहा है और आपकी सेल्स के बेसिस पे आपको बता रहा है कि आपकी बिजनेस की स्टैंडिंग कहाँ है। लेकिन जो नेट प्रॉफिट रेशियो होता है वो कंप्लीट स्टैंडिंग आपके बिजनेस की रिफ्लेक्ट करता है। तो फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। नेट सेल्स बोल लो या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोल लो, लेकिन हाँ यहाँ पर कैलकुलेशन आपका वर्क बढ़ जाएगा। कभी कभी आपको नेट प्रॉफिट गिवन होगा, कभी कभी आपको नेट प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होंगी, कभी कभी आपको सेल्स में भी कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी और इस फॉर्मूले को अप्लाई करना होगा। जितना ज्यादा रेशो आएगा उतना बिजनेस के लिए अच्छा है। नेक्स्ट रेशियो इज ऑपरेटिंग रेशियो।
पहले मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आपके लिए लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने अभी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो किया, उसके बाद हमने किया नेट प्रॉफिट रेशो, अब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो लेते हैं। अब बच्चे कहते हैं ये व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। देखो क्या होता है, जो हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उसमें हमारी कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी हम कंसिडर कर लेते हैं, जैसे लॉस बाय फायर और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। दीज आर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो सबसे पहली बात हमें जो निकालना है, हमारा जो फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई बाय 100। जितना ज्यादा आएगा उतना अच्छा हमारे लिए प्रॉफिट मार्जिन होगा, ऑपरेटिंग मार्जिन होगा और हमारे लिए अच्छा होगा। अब ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये कैलकुलेट नहीं होता, कैसे कैलकुलेट करना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए आपको क्वेश्चन के अंदर फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट में आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को वापस एड बैक कर लेंगे क्योंकि वो आपने वहां पे कंसिडर करके डिडक्ट किए हुए हैं, ठीक है जी। तो हमने वापस एड बैक किए अपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लीज कंसिडर नहीं होंगी, वो आपको प्रैक्टिस के साथ साथ ही समझ में आएंगी। तो फॉर्मूला क्या हुआ, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो इस तरीके से आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे, डिवाइड करेंगे नेट सेल से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपका रेशो कैलकुलेट हो जाएगा। बस यही करना है आपको। योर नेक्स्ट रेशो इज ऑपरेटिंग रेशो। मैंने अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो डिस्कस किया, अब मैं डिस्कस कर रही हूँ ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो आपका कौन सा है? उसका फॉर्मूला क्या है? COGS, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। COGS 11th में भी आपने कैलकुलेट की थी। COGS कैसे निकलती है वो आप अपनी बुक से देखिए, मैं बता भी देती हूँ। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जी। हमने ये इस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो दिस इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, प्लस हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। नेट सेल्स इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपकी, और नेट सेल्स में ध्यान रखिएगा सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न आपका आता है। तो ये फॉर्मूला आप लगा के अपना ऑपरेटिंग रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। आते हैं ये, लेकिन दिक्कत करते हैं क्योंकि ये कुछ कॉमन से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग रेशो बोथ आर डिफरेंट। तो वर्क कीजिए, काम आएगा। आपका जो नेक्स्ट रेशो है दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज आल्सो टर्म्ड एज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला क्या है आपका? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2-3 फॉर्मूले हैं। आप एसेट्स के बेस पे भी निकाल सकते हैं, लायबिलिटीज के बेस पे भी निकाल सकते हैं। जैसे कि कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप लायबिलिटीज के बेस पे निकाल रहे हैं तो शेयर होल्डर्स फंड, जिसके अंदर आपके शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर आएंगे आपकी शेयर कैपिटल, आपका रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर वारंट्स, प्लस लॉन्ग टर्म डेट यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कंसिडर नहीं होती है जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं। ध्यान रखिए, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी इक्वल टू योर कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आपको फॉर्मूले में पुट करनी है। दूसरी आपका एक और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगी? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करके। तो करंट लायबिलिटीज यहां भी हमें डिडक्ट करने एक तरीके से। अगर हमारे पास नॉन करंट एसेट्स गिवन है प्लस हमारे पास करंट एसेट्स गिवन है, उसमें से आप करंट लायबिलिटीज को डिडक्ट कर देते हैं तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगी। यानी एसेट अप्रोच भी है, लायबिलिटी अप्रोच भी है, डिपेंड करता है आपको डेटा एसेट वाला दिया हुआ है, लायबिलिटी वाला दिया हुआ है, उसी के हिसाब से आप कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लगाएंगे। हेलो ऑल, दिस इज विभूति खन्ना फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आज जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो अकाउंटिंग रेशो है, और जो अकाउंटिंग रेशो सीबीएसई ने इस साल इंक्लूड किया है आपके सिलेबस में। एक्चुअली दैट रेशो इज नॉट अवेलेबल इन द बुक्स, ना ही वो टीएस ग्रेवाल में है ना ही वो डीके गोयल में है। मे बी अब जो सैंपल पेपर्स आएंगे उसमें आपको रेशो मिलेगा। साथ ही साथ ये रेशो आपके सैंपल पेपर में अवेलेबल है जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है। ठीक है जी, ये जो रेशोज हैं, 2 रेशो सीबीएसई ने इस बार इंक्लूड किया है। मैं अभी सिर्फ एक ही कवर कर रही हूँ, मैं सोलवेंसी को कवर कर रही हूँ, और मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्टिविटी रेशो जो सीबीएसई ने इंक्लूड किया है उसको भी कवर करूंगी। मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ।
ये करना बहुत जरूरी है। रीजन बिहाइंड के सीबीएसई ने एक तो इसे इस साल इंक्लूड किया, दूसरी चीज इसी रेशो को सैंपल पेपर में भी डाल दिया कि आप लोग प्रिपेयर कर पाए और इसकी बोर्ड में आने की प्रोबेबिलिटी भी है। एक बात ध्यान रखिएगा, रेशो एनालिसिस से फर्स्ट टाइम 8 मार्क्स का पेपर सेट हो रहा है। 80 नंबर के पेपर में 8 नंबर का पेपर इसी चैप्टर से आ रहा है, तो रेशो अच्छा करना आपका बनता है। ठीक है जी। तो हमारे जो सोल्वेंसी रेशो है, नॉर्मली हमारे 4 सोल्वेंसी रेशो थे, जिसमें डेट इक्विटी रेशो था हमारा, टोटल एसेट टू डेट रेशो था, प्रोप्राइटरी रेशो था और इंटरेस्ट कवरेज रेशो था। ये 4 रेशो हम कर चुके हैं, इसकी वीडियोस मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ उसका फॉर्मूलाज और सिग्निफिकेंस के साथ। लेकिन ये रेशो मैंने अलग से इसलिए बनाया, क्यों? क्योंकि ये रेशो इस साल इंक्लूड किया गया है, तो हाईलाइट करने की वजह से मैंने इसको अलग वीडियो बनाई है। तो इसका जो फॉर्मूला है सोल्वेंसी रेशियो के अंदर जो इंक्लूड हुआ है वो है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, दैट इज द रेशियो विच यू हैव टू डू। इसका जो फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट। एक्चुअली डेटा डायरेक्ट गिवन नहीं होता, आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए आपको जो डेटा है उसको यूटिलाइज करके कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैं आपकी हेल्प करने वाली हूं। देखिए जी, हमारा फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर तो आपको सारा डेटा डायरेक्ट गिवन है, आप पुट कर दीजिए। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपसे कैलकुलेट करवाई जाएगी। उसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। ध्यान से सुनिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूं। शेयर होल्डर्स फंड में क्या आती है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों कवर होगी। और जो दूसरा हेड है आपका रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें सारे रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, वो आपका शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है। ये आप बैलेंस शीट चैप्टर से कर सकते हैं। दूसरी चीज है लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट का मतलब है नॉन करंट लायबिलिटी। वो डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, वो टर्म लोन भी हो सकते हैं। तो दोनों को एग्रीगेट करेंगे तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। ये तो हुई लायबिलिटी अप्रोच। बट कभी कभी हमें डेटा एसेट साइड का गिवन होता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो अलग फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला जो होता है एसेट अप्रोच के अकॉर्डिंग, नॉन करंट एसेट, एनसीए मींस नॉन करंट एसेट्स, यानी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ये फॉर्मूला लगाइए, ये फॉर्मूला लगाइए, आपकी चॉइस है, लेकिन आपको डेटा पे डिपेंड कर रहा है। डेटा एसेट अप्रोच के अकॉर्डिंग दिया है, ये लायबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको डेटा मिला हुआ है, तो उसी हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है जी। अब हमारा जब लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट्स, हमें नेट एसेट्स भी हम ले सकते हैं। नेट एसेट्स कैसे कैलकुलेट होगी? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, इसे नेट एसेट बोल दो या इसे कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दो, एक ही बात है। छोटी सी चीज में यहाँ पे एक और चीज आपको बताना चाह रही हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। हमारी जो बैलेंस शीट होती है उसमें हमारी यहाँ नॉन करंट एसेट्स आती हैं, ये हमारी करंट एसेट्स होती हैं, ये हमारे शेयर होल्डर्स फंड होते हैं, ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटी और ये करंट लायबिलिटी। अगर इन 5 हेड्स के तरीके से अगर हम करते हुए चलते हैं ना, तो मैं बता रही हूं आपकी मिस्टेक नहीं होती है। ये देखिए जी, ये बैलेंस शीट है हमारी। शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स, ये 5 आपके कंपोनेंट्स हैं। तो अगर आपके पास एसेट साइड का डेटा गिवन है तो ऑब्वियसली लायबिलिटी साइड का टोटल दोनों का सेम आएगा। इस फॉर्मेट को आपको काफी जगह यूज किया जा सकता है रेशियो चैप्टर में फॉर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूज। ठीक है, आप इसे यूज करेंगे तो आपको हेल्प होगी, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, आपको नॉन करंट लायबिलिटी चाहिए और ये सारा डेटा है, तो नॉन करंट लायबिलिटी इसके बेस पे आप निकाल सकते हैं। एक और चीज है कि आपका डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का एक और फॉर्मूला होता है टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। टोटल डेट में लॉन्ग टर्म डेट भी आएंगे और शॉर्ट टर्म डेट्स भी आएंगे, और आप उसे डिवाइड करेंगे टोटल एसेट से। तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन में डेटा क्या दिया है और उसी के हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक्चुअली न्यूमेरिकल्स भी बुक में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये था ही नहीं पहले रेशियो, अभी इंक्लूड हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली अब आपके जो सैंपल पेपर्स अपलोड होंगे, जो आएंगे
एज पर पब्लिशर, उसमें ये जरूर रेशो मिलेगा और 3-4 न्यूमेरिकल जरूर मिलेंगे, करके जरूर जाइएगा, हेल्प होगी क्योंकि एग्जाम में आएगा। अच्छा, अब हम सिग्निफिकेंस पे बात करते हैं। इट शोज प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इन कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअली ये रेशो बता क्या रहा है, हमारा प्रोपोर्शन बता रहा है कि इट शोज प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी बिजनेस ज्यादा हम डेट से चला रहे हैं या हम इक्विटी से चला रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम डेट से बिजनेस चला रहे हैं दैट इज अ रिस्की बिजनेस, क्योंकि डेट को रिफंड भी करना होता है अलोंग विद इंटरेस्ट। तो जितना कम डेट रहे बिजनेस के ऊपर उतना अच्छा है, जितना कम रहेगा बिजनेस रिस्की कम रहेगा, और जितना ज्यादा आपका डेट रहेगा उतना बिजनेस की जो सोल्वेंसी पोजीशन है इन द लॉन्ग टर्म रिस्की होती जाएगी। सो लो रेशो प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द लेंडर्स। हम कह सकते हैं कि अगर रेशो विल रिमेन लो दैट इज अ सिक्योरिटी फॉर द बिजनेस एंड द लेंडर्स टू, क्योंकि रीपेमेंट हमें लोन का तो करना ही करना है, और अगर हम अपने लोन पे ही सारा बिजनेस रन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दैट इज अ रिस्की अफेयर फॉर द बिजनेस। ये सिग्निफिकेंस भी आपको देना होगा। जो आपके सैंपल पेपर में न्यूमेरिकल आया है उसमें आपसे इसी में कुछ 3 to 4 सिचुएशंस गिवन है, जिसमें इंप्रूव, रिड्यूस और आपका इक्वल और इस तरीके की कुछ एनालिसिस वाला क्वेश्चन आपको आया है, जिसको आप करेंगे। आप सैंपल पेपर देखिए सीबीएसई का, और उसमें सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं इसके साथ भी स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, जो सीबीएसई ने क्वेश्चन दिया है उसका मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी अलोंग विद आंसर की, क्योंकि एक ही क्वेश्चन अवेलेबल है तो मैं इसी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको ये अच्छी लगी अपने फ्रेंड्स तक सर्कुलेट कीजिए सो दैट सबकी हेल्प हो, क्योंकि ये डेटा अवेलेबल नहीं है बुक्स में, तो ये आप हो सकता है कि आप करना भूल जाएं, तो ये करना बहुत जरूरी है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। या हेलो ऑल, हम आजकल अकाउंटिंग रेशोज पे वर्क कर रहे हैं और अकाउंटिंग रेशोज में मोस्टली सारे रेशोज मैंने कवर कर दिए हैं। ओनली 1 रेशो वाज लेफ्ट जो सीबीएसई ने इस साल ऐड किया था, दैट इज नेट एसेट टर्नओवर रेशो। उस पर मैं डिस्कस कर रही हूँ। न्यूमेरिकल आपके पास बुक में नहीं है, बट हाँ सैंपल पेपर्स में आपको मिल जाएंगे। तो इसमें आपका जो फॉर्मूला है दैट इज नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो इक्वल्स टू रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मींस नेट सेल्स, यानी सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में प्रीवियस वीडियोस में बता भी चुकी हूं, अगेन मैं बता देती हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी एसेट अप्रोच से भी होती है, आपकी लायबिलिटी अप्रोच से भी होती है। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट इज अ कैपिटल एम्प्लॉयड। दोबारा बता रही हूँ, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस टोटल लॉन्ग टर्म डेट इज अ कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आप एसेट अप्रोच से करते हैं तो नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। आपको जो डेटा गिवन है आपको उसके बेस पे फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला बहुत ही इजी है, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपका रेशो निकल के आ जाएगा नेट एसेट टर्नओवर रेशो या कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। अब जो सीबीएसई ने ये रेशो ऐड किया है, इसके अंदर एक और एडिशन है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। एक्चुअली जो नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो है फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। के अंदर आपके 2 रेशो आते हैं, जो कि है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो और दूसरा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो ऑलरेडी आपके सिलेबस में था, वो मैंने एक्टिविटी रेशो में अपने कवर कर दिया है। जो आपके लिए इस साल एडिड रेशो है दैट इज फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो का जो फॉर्मूला है उसमें आपको क्या लेना है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी नेट सेल्स डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट। नेट फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या है कि आप जो टोटल फिक्स्ड एसेट्स लेंगे लेस डेप्रिसिएशन, तो नेट फिक्स्ड एसेट्स आप लेंगे। और दोनों ही रेशो में जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, हायर विल बी द रेशो दैट इज गुड फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, दैट इज द बेसिक सिग्निफिकेंस ऑफ बोथ द रेशोज। तो आपको मैंने 2 रेशो कराए, नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो और फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो। ये दोनों रेशो इसी साल ऐड हुए हैं, इसलिए करने जरूरी हैं। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए आपको
या तो सैंपल पेपर्स में से देखना पड़ेगा या आपकी टीचर आपको न्यूमेरिकल दे देगी, क्योंकि इन पे न्यूमेरिकल्स बुक्स में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये पहले एडेड ही नहीं थे। अब बुक्स वालों की भी गलती नहीं है, क्योंकि ये ऐड बाद में किए गए एज पर द सीबीएसई आफ्टर द प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अवेलेबल। सो आप ये दोनों रेशो कीजिए, फॉर्मूलाज यही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप गूगल करते हैं तो मे बी देयर इज सम कंफ्यूजन, क्योंकि कुछ चेंजेस होते हैं रेशो में। एज पर एनसीईआरटी में डिस्कस कर रही हूँ, जो एनसीईआरटी में डेटा गिवन है, दैट थिंग्स आई एम डिस्कसिंग ओवर हियर। इवन मैंने सारे फॉर्मूला साइड में आपको रिटर्न में भी दिए हैं, आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और इनको कीजिए। और प्रोबेबिलिटी रहती है, कोई चीज नई ऐड की है सीबीएसई ने तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी बेसिकली रहेगी। तो वर्क ऑन दीज रेशियोज। थैंक यू।